हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11वीं जीव विज्ञान का सेट लेके आया हूँ यहाँ पर ये बहुत ही आईएमपी पेपर है। इस पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए आप जल्दी से इसको सोल्व कर लीजिए ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा जा सके। तो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सही विकल्प की तरफ। तो पहले देखते हैं यहाँ पर सही विकल्प दिया हुआ आपका, निम्नलिखित में से किसे थैली फंगाई कहा जाता है, किसे थैली फंगाई कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये है आपका एस्कोमाइसिटीज को किसको कहा जाता है, एस्कोमाइसिटीज को कहा जाता है। जड़ें विकसित होती है तो जड़ें मूला कहाँ होती है, मूलांकर से होती है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखिए, 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर रहेगा, देखो, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा, जीवाणु जगत। तो ये इसका रहेगा किसी जगत में नहीं, ये क्योंकि यहाँ पर गलत दे रखे हैं सारे के सारे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, मानव के उत्सर्जन तंत्र के संबंध में सत्य कथन क्या है। यहाँ पर देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए सारे के सारे। तो यदि आप सब पढ़ेंगे तो 4 का जो राइट आंसर होने वाला है ये क्या रहेगा, पहला रहेगा क्या बताइए, मानव के प्रतीक वक्र नेफ्रॉन में। तो देखो इसमें थोड़ा सा आप ये पहले पढ़ना कि मानव के प्रत्येक वक्र में नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख होती है। वक्र शिरा में यूरिया की मात्रा अधिक होती है। छनन की क्रिया वोमन संपुट में संपन्न होती है। यकृत शिरा में यूरिया की मात्रा अधिक होती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा सकता है। तो देखो यहाँ पर मानव के प्रत्येक वक्र में नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख होती है, तो ये तो हमें पता ही है। उसके बाद आप देखोगे तो छनन की क्रिया बोमान संपट में संपन्न होती है, ये भी हमें पता है। उसके बाद एक ये भी पता है कि यकृत शिरा में यूरिया की मात्रा अधिक होती है। बस यहाँ पर एक ही आंसर गलत नजर आ रहा है हमको, वक्र शिरा में यूरिया की मात्रा अधिक होती है, ये गलत है। तो यानी कि 1, 3, 4 वाला आंसर आपका सही है। तो राइट आंसर देखिए ये बा वाला आ जाएगा, क्या जाएगा, बा वाला। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ओके, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्त्रावन में सक्रिय भाग लेती है उनमें निम्नलिखित में कौन से कोशिका अंगक अधिक पाए जाने की संभावना है। तो 5वें का आंसर रहेगा आपका, देखो, खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका होता है इसका राइट आंसर। कोशिका चक्र की अवस्था सही क्रम। तो कोशिका चक्र की अवस्था को सही क्रम आपको बताना है। 6 का आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर बताता हूँ आपको, G1S G2M, ये आपका राइट आंसर रहेगा। ओके, मिला लिया होगा आपने। तो ये सही विकल्प थे आपके। तो आई होप आपने सारे सही विकल्प सही आंसर दिए होंगे। अब हम रिक्त स्थान की तरफ बढ़ते हैं। आप भी आपका आंसर दीजिए ताकि आपको पता चले आप कितना आपको पता है कितना नहीं पता है। ये वेरी आईएमपी है, यहाँ से आपको 80% क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। और ध्यान रखना बच्चों, मैं यहाँ पर ये अभी मैंने आपको सेट ए, ये कौन सा आपका सेट ए है, ऐसे ही मैं आपको आपके लिए सेट बी भी संभावित पेपर लेके आऊँगा। इन दोनों पेपर को आपको सोल्व कर लेना है, तो मैं जल्दी आज इसको भी उपलब्ध करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो जल्दी से कीजिए। यहाँ पर वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है। क्या होती है, जाति होती है। फिर अगला है पुष्प का नर भाग, क्या कहलाता है, तो पुमंग। पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है, पुमंग कहलाता है। अगला है बच्चों, ऐसा 7 बंडल जिनमें जाइलम व फ्लोएम के मध्य में केबियम उपस्थित होता है, तो 7 बंडल कहलाता है। तो तीसरे का जो राइट आंसर मिलेगा आपको वो है, ठीक है, ये खुला संवहन बंडल कहलाता है। कैसा आएगा, खुला आंसर आएगा इसमें, खुला संवहन तंत्र। मेंढक का लार्वा मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है, तो टेडपोल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, टेडपोल। ओके, टेडपोल लिख लेना आप। अगला है आपको पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है, तो ये बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। वेरी वेरी आईएमपी, ये क्वेश्चन मिल सकता है आपको एग्जाम में, ध्यान रखना, वेरी आईएमपी ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद है न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, फास्फोरिक अम्ल, पेंटोशर्करा तथा के बने होते हैं। तो बच्चों ये नाइट्रोजन क्षार भी होता है, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन क्षार। ये वाला क्वेश्चन है ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यही पेपर आ जाए, संभावित पेपर है, संभावित मतलब संभावना है इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की, ऐसा भी नहीं कि इसमें से कुछ नहीं आएगा, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो रिपीट होते रहते हैं। इनमें से आपने त्रैमासिक एग्जाम दी होगी, आपने अर्धवार्षिक दिया होगा, उसमें इनमें से क्वेश्चन मिलते हैं आपको, तो वहीं से हमने बनाया इसको, पूरा संभावित है ये, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं।
तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर सत्य असत्य की। तो सत्य असत्य में पहला देखिए आप, पहला क्या आएगा यहाँ पर, एंजाइम की क्रिया विधि तापमान व पीएच द्वारा प्रभावित नहीं होती, तो एंजाइम की क्रिया जो होती है प्रभावित हो जाती है, इसलिए असत्य आएगा। फिर ब्लैकमैन ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संबंध में सीमा कारक सिद्धांत दिया था, तो बताइए दिया था क्या, तो जी हाँ दिया था ना, इसने सत्य आ जाएगा इसका। अगला, पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं, इस दक्षता को प्लास्टिसिटी कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ये सत्य आएगा, इसका भी थर्ड भी सत्य रहेगा आपका। ओके, चौथा है आपका, मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, तो जी हाँ चौथा भी आपका सही है, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। हृदय पेशियां जीवन भर कार्य करती है, तो ये भी सत्य है, क्योंकि हृदय पेशियां जीवन भर कार्य करना पड़ता है। फिर दो कोशिकाओं के संपर्क स्थल को सिनेप्स कहते हैं, तो ये भी सत्य है। ओके, दो तंत्रिकाओं के संपर्क जो होगा उसको सिनेप्स कहेंगे। बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं सही जोड़ी की, तो सही जोड़ी भी आप मिला लीजिए। ओके, तो पहला जो है आपका क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का जो राइट आंसर रहेगा आपका ये रहेगा Mg। क्लोरोफिल जो क्रिया होती है उसमें Mg धातु का उपयोग होता है पौधों में वृद्धि, तो पौधों में वृद्धि को हम बोलते हैं ठीक है, ऑक्जेनोमीटर में नापते हैं इसको, पौधों में जो वृद्धि होती है ये याद रखना, ऑक्जेनोमीटर होता है, उससे हम पौधों में वृद्धि जो होती है उसको नाप लेते हैं। फिर आपका मेड्यूला ओब्लागेंटा, तो ये श्वसन को प्रभावित करता है। फिर अगला है रंध्र, रंध्र का जो राइट आंसर आएगा आपका रक्षक कोशिका होती है, रंध्र क्या होती है, रक्षक कोशिका है। फिर है पश्चिम मस्तिष्क, तो ये पश्चिम मस्तिष्क क्या होता है, पॉन्स होता है, यहाँ पर पेस मेकर को आपको अलग रखना है। अब बात करते हैं हम एक वाक्य में उत्तर की, तो एक वाक्य की तरफ चलते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, मेंढक के मस्तिष्क में कितनी कपाल तंत्रिकाएं निकलती, तो इसमें आंसर जो रहेगा आपका 10 जोड़ी, क्या रहेगा इसमें 10 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। अगला, लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बच्चों इसके बारे में तो पढ़ा होगा आपने, एनीमिया हो जाता है, क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान, तो प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान कितना होता है, तो 0.9, इसका आंसर क्या रहेगा 0.9 रहने वाला है। ओके, इसको थोड़ा सा स्मॉल करते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम लिखना है आपको, तो पेशियों में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी होती है, तो मायोसिन। क्या पाया जाता है प्रोटीन में, मायोसिन पाया जाता है। इसके अलावा एक और प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है ठीक है, एक्टिन होता है, तो एक्टिन और मायोसिन होता है, तो अपन मायोसिन याद रख लीजिए अभी। तो उसके बाद है सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर नीचे दिया गया गुणसूत्र किस प्रकार का गुणसूत्र है, तो इसको आप देखोगे ध्यान से, तो ये जो गुणसूत्र है ये है टीलोसेंट्रिक, क्या होता है, टीलोसेंट्रिक होता है, तो याद रखना टीलोसेंट्रिक। ओके बच्चों, फिर हम बढ़ते हैं नीचे की तरफ, जो कि आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे अब। तो ये क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिए। जैव विविधता किस प्रकार पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में आवश्यक है, अपना मत 2 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। फिर आपका जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, पुष्पक्रम को परिभाषित करना है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इनको एक बार आपको देख लेना है। मेंढक का वैज्ञानिक नाम बताना है आपको, इसकी उत्सर्जन रचना का नाम लिखना है। फिर आपका शीत निष्क्रियता व ग्रीष्म निष्क्रियता को स्पष्ट कीजिए। केंद्रक के 2 कार्य। फिर यहाँ पर ग्राम धनात्मक व ग्राम ऋणात्मक जीवाणु में 2 अंतर। ओके, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। यदि आपको इनका आंसर चाहिए तो आप क्वेश्चन नंबर लिख देना कि हमको इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन तक का आंसर चाहिए, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो अपन ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। ओके, तो मेन चीज़ें मैंने आपको बता दिया है सारा का सारा। तो बच्चों इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको सेट ए उपलब्ध करवा दिया है ये। इसके बाद मैं आपको सेट बी उपलब्ध करवाऊंगा, तो सेट ए और सेट बी को आप करके एक बार चले जाना, जिससे क्या होगा कि आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब कंप्लीट हो जाएंगे। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।